Hello, everyone, and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jawal, and welcome to my lecture series. This is another lecture on current affairs, and this is lecture number 4, I believe. So let's get on to our lecture. I hope you all are doing good. आप लोग घर पे हैं. You guys are staying at your place. Your family members are doing good, and stay home and stay safe. So our first question for today is Simbex is a military exercise between which two countries? So दो countries हैं, उनमें से कौन सी दो countries के बीच में जो Simbex exercise है वो की जाती है? Option number 1, is it South Korea? Option number 2, is it Singapore? Option number C, is it South Korea? Oh, South Korea दो बार ही आ गया, चलो no worries. And option number D, is it Sri Lanka? सबसे पहले आप याद रखिए इट इज़ इन बिटवीन इंडिया, तो सिम्बेक्स है, मतलब एस आई, तो एक कंट्री का नाम एस से होगा, एक कंट्री का नाम आई से, तो आई से आपका इंडिया आ गया और एस से इनमें से कौन सी कंट्री है? तो आपको याद रखना है जो सिम्बेक्स है इट इज़ इन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर. किन किन के बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है आपका सिम्बेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज. एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है आपकी स्लीनेक्स. क्या है? स्लीनेक्स. SLINEX. अगर आपको ये पेपर में आए तो आपको याद रखना है जो स्लीनेक्स है इट इज इन बिटवीन इंडिया, तो IN से इंडिया और SL से श्रीलंका. फाइन. तो सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, स्लीनेक्स इंडिया, आपका इंडिया एंड योर श्रीलंका. इसके अलावा एक और आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है विच इज ऑसिंडेक्स. ऑसिंडेक्स. अगर ऑसिंडेक्स पूछा जाए तो IN से ऑफकोर्स इंडिया और AUS से आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. सो ऑसिंडेक्स किन किन के बीच में? ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में है. एक और मिलिट्री एक्सरसाइज देख लीजिए. एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है आपकी जिम एक्स. क्या है? जिम एक्स. तो जिम एक्स जो है आई से इंडिया और जे से जापान या जापान. ठीक है. सो जिम एक्स इज इन बिटवीन इंडिया एंड जापान. और एक और आपकी एक्सरसाइज है दैट इज IMX. IMX किन किन के बीच में है? इंडिया एंड M से कोई कंट्री नहीं है, इट इज US से. तो ये याद रखिएगा, अगर IMX पूछा जाए इट इज इन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सिंपली US से. ठीक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is currently the world's लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी कॉम्बैटिंग हंगर? तो इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है? किसकी एजेंसी है? ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो कॉम्बैट कर रही है हंगर को. नंबर 1, इज इट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF? ऑप्शन नंबर B, इज इट यूनेस्को? ऑप्शन नंबर C, इज इट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम? और ऑप्शन नंबर D, इट इज WTO. तो आपको याद रखना है अगर ये क्वेश्चन आए, हंगर की बात हो रही है, इट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. नाउ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मैंने क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को क्या मिला है? नोबेल पीस प्राइज भी मिला है. तो नोबेल पीस प्राइज मिला है, 2020 की बात है, इसलिए जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वैसे ही आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है. अगर हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो ये क्या है? ऑब्वियसली इट इज़ अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इसी के साथ इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट्स से काम और ये साइन करती हैं, मतलब उन्होंने साइन किया इस प्रोग्राम को. और ये प्रोग्राम किसके अंडर आता है? ये यूनाइटेड नेशन का एक प्राइमरी एजेंसी है. इस्टेब्लिश हुई थी ये 1961 में और इंडिया के साथ ये 1963 से काम कर रही है. ठीक है. सो इस्टेब्लिश्ड इन 1961 एंड इट इज वर्किंग इन इंडिया सिंस 1963. एवर सिंस, तब से लेके अब तक ये इंडिया के साथ जो है काम कर रही है. और हाल ही में जो आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसको नोबेल पीस प्राइज के साथ भी नवाजा गया है. अब ऑलराइट, इसके साथ अगर हम नोबेल पीस प्राइज की बात करें तो आपके 5 कैटेगरीज में दिया जाता है. इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है. दैट इज़ अ डिफरेंट, वो जो है उनको ऑनर करने के लिए जो है एक इकोनॉमिक प्राइज दिया जाता है. लेकिन अगर हम नोबेल प्राइज की बात करें तो वो सिर्फ 5 कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी है? नंबर 1 इट इज़ फिजिक्स, नंबर 2 इट इज़ केमिस्ट्री. कौन कौन सी है? ओके, सो नंबर 1 it is physics, number 2 it is chemistry, number 3 it is medicine,
और फिजियोलॉजी, इसके साथ लिटरेचर, और नंबर 5 इट इज पीस. You need to remember is physics, chemistry, medicine and literature. ये चारों के चारों जो अवार्ड्स हैं कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन के स्टॉकहोल्म में दिए जाते हैं. तो आप याद रखिएगा, जो ऊपर के 4 है ना, मतलब पीस प्राइज को छोड़ के जो बाकी के 4 हैं वो आपके स्वीडन के स्टॉकहोल्म में दिए जाते हैं. जबकि जो आपका नोबल पीस प्राइज है फॉर अ चेंज, इट इज गिवन एट ऑस्लो इन नॉर्वे. तो कहाँ दिया जाता है? एट ऑस्लो इन नॉर्वे. ये आप याद रखिएगा. तो पीस प्राइज ऑस्लो में और बाकी कहाँ मिलते हैं? आपके स्वीडन में दिए जाते हैं. और इस बारी पीस प्राइज किसको मिला है? आपको ऑब्वियसली WF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है. और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है जो हंगर को कॉम्बैट करने के लिए काम कर रहा है. इसके अलावा मैंने आपको हंगर इंडेक्स के बारे में बताया था अपनी पिछली वीडियो में, तो उसको भी ध्यान में रखना. फाइन. क्वेश्चन नंबर 3, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर हम मैप्स की बात करें तो मैप्स के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वेयर इज सिनाइन पेनिनसुलर लोकेटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ पेनिनसुलर? पेनिनसुलर, इट इज़ अ टेबल टॉप शेप का जो आपका होता है. सॉरी, पेनिनसुलर आपका, आई एम वेरी सॉरी, दैट इज़ अ प्लेट्यू. पेनिनसुलर हो गया ऐसा कोई लैंड मास जो 3 तरफ से पानी के साथ घिरा हुआ है. जैसे हमारा जो है डेक्कन पेनिनसुलर है. फाइन. तो वो क्या है? इंडियन पेनिनसुलर है. राइट. तो वो क्या है? आपका तीनों तरफ से पानी के साथ घिरा हुआ है और ऊपर तो ऑब्वियसली लैंड है. तो पेनिनसुलर हो गया जो तीनों तरफ से आपका पानी के साथ घिरा हुआ है. आई विल रिकमेंड कि आप लोग इसका लोकेशन भी एक बारी गूगल पे करके देख लीजिए, या फिर कभी भी मैप्स पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट तो खुली होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम सिनाई पेनिनसुलर की बात करें, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. ये न्यूज़ में नहीं है, लेकिन जिस एरिया को ये बिलोंग करता है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. सिनाई पेनिनसुलर इज़ लोकेटेड या किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है? नंबर 1, इज़ इट इजिप्ट? नंबर 2, इज़ इट इज़राइल? नंबर C, इज़ इट जॉर्डन? और नंबर D, इट इज़ लेबनान. तो आप याद रखिएगा, सिनाइन पेनिनसुलर जो है वो आपका इजिप्ट के अंडर आता है. नाउ इजिप्ट तो खैर आपके न्यूज़ में नहीं है, लेकिन इज़राइल इज़ वेरी मच इन न्यूज़, जिसके चलते गाज़ा स्ट्रिप इज़ इन न्यूज़, लेबनान इज़ इन न्यूज़, सीरिया इज़ इन न्यूज़. तो इसलिए आप याद रखें, सिनाइन पेनिनसुला क्या है? इजिप्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है. ये 1967 की बात है, जब एक 6 डे वॉर जो है इज़राइल ने लड़ी थी विद ऑल द अरब, मतलब नॉट ऑल द अरब कंट्रीज़, लेकिन जितने भी आपके जो आर्मीज़ थे, सीरिया की, इजिप्ट की, जॉर्डन की, उनके साथ लड़ा था. जिसके चलते जो इज़राइल था उसने स्विस कैनाल के ऊपर जो है बहुत अपना कब्जा कर लिया था, जिसके चलते इजिप्ट जो था वो बहुत डर गया. और फिर लेटर ऑन जब बाकी की जो कंट्रीज़ ने इसमें इन्वेड किया और पीस की बात की, और फिर जो है फाइनली जो इज़राइल था इट बैक्ड ऑफ, एंड सिनाइन पेनिनसुलर वाज टेकन अवे बाय इज़राइल. तो इट वाज अंडर इज़राइल 1967 से लेके 1982 तक वो इज़राइल के अंदर चला गया था. बट लेटर ऑन 1982 में इट वाज लेटर रिटर्न टू इजिप्ट. सो 1982 में इज़राइल रिटर्न द सिनाइन Peninsula to Egypt. Fine. Okay. Next is question number 4. Where is India's Tri-Service Command located? अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. ये आपका जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का ट्राई सर्विस कमांड कहाँ पे लोकेटेड है. नंबर 1, इज इट लक्षद्वीप? नंबर 2, इज इट वेस्ट बंगाल? नंबर 3, इज इट मुंबई? और नंबर D, इज इट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? अब ट्राई सर्विस मतलब 3, ट्राई मतलब 3. तो जहाँ पे ऐसी कमांड जहाँ पे तीनों सर्विसेज मतलब आर्मी, नेवी एंड योर एयरफोर्स, तीनों की तीनों जब काम करे तो उनको हम बोलते हैं आपका ट्राई सर्विस कमांड. तो इंडिया की कहाँ है? इंडिया की फर्स्ट एंड द ओनली ट्राई सर्विस कमांड जो है इट इज़ लोकेटेड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो याद रखिएगा, इंडिया की पहली एंड द ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, मतलब आर्म्ड फोर्सेस में तीनों आगे, नेवी, एयरफोर्स एंड योर आर्मी, तीनों की तीनों आगे कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड में. अगर आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पूछा जाए तो पोर्ट ब्लेयर. तो पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में ये लोकेटेड है. और ये 2001 में क्रिएट की गई थी. इट वाज क्रिएटेड इन 2001 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हु? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कारगिल
रिव्यू कमेटी। तो कारगिल रिव्यू कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर 2001 में ये जो आपका ट्राई सर्विस कमांड है वो बनाई गई थी। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है, और अगर बिल्कुल पूछा जाए किस लोकेशन पे है तो पोर्ट ब्लेयर में है। फाइन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज कार्टाहीना, नो इसको कार्टाजीना नहीं है, इट इज कार्टाहीना प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन व्हाट? इज इट ए हंगर, इज इट बी ट्रेडिंग, इज इट सी बायोसेफ्टी, और इट इज़ डी एनिमल पोचिंग? वैसे तो इसमें ट्रेडिंग और बायोसेफ्टी दोनों आता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल डिटेल में बात करें, अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में आए तो आप याद रखिएगा इट इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद व्हाट? आपका बायो सेफ्टी। मतलब इसमें हम बात करते हैं मतलब व्हाट इज़ द नीड? इट इज़ द नीड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट फ्रॉम द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सो मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी है उनका जो हम दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, जिसके चलते ये क्या कर सकता है? इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर सकता है, इसके क्या क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बात करता है। और ये बोलता है कि हम अगर कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसमें प्राइमरीली फोकस होना चाहिए कि बायो सेफ्टी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कोई भी आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ना बन जाए, जिसके चलते कार्टाहीना प्रोटोकॉल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आपका बायो सेफ्टी के साथ डील करता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Okay, so question number 6 is where are the headquarters of FATF? So what is FATF? FATF Financial Action Task Force। जो Financial Action Task Force है उसका headquarters कहाँ पे है? Now Financial Action Task Force has been lot in news। सबसे पहले तो where are the headquarters? The headquarters are at Paris। तो headquarters Paris में है, और जिसके नाम में ही finance है वो obviously finances के साथ डील करता है। मतलब ये किसके साथ डील करता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये एक इंटरनेशनल वॉच डॉग है। वॉच डॉग मतलब ये नज़र रखता है कि पैसे का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फंडिंग, टेररिज्म को फंडिंग नहीं होना चाहिए, और मनी लॉन्ड्रिंग, इन दोनों के ऊपर ये प्राइमरीली फोकस करता है। ये इंटरनेशनल आपका वॉच डॉग है। अब कहाँ पे है हेडक्वार्टर? आई टोल्ड यू इट इज़ एट पेरिस। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है। नाउ जो आपका FATF है इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1989। सो 1989 में ये इस्टेब्लिश हुआ था बाय द G7 कंट्रीज़। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं और ये किन कंट्रीज़ का ग्रुप था, मतलब कंट्रीज़ के नाम, और ये कंट्रीज़ में कॉमन चीज़ क्या थी। सो G7 कंट्रीज़ के द्वारा इन 1989 FATF वॉज इस्टेब्लिश्ड। नाउ इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एट पेरिस। कहाँ बना था? ये पेरिस में बना था, इसलिए इसका हेडक्वार्टर्स भी आपका जो है पेरिस में ही है। अगर हम इंडिया की बात करें, 1989 में ये बन गया। इंडिया इसका मेंबर कब बना? इंडिया इसका मेंबर बहुत बाद में बना, 2010 में। ठीक है, सो इंडिया इसका मेंबर जो है वो 2010 में बना, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1989 में ऑलरेडी हो चुका था बाय द G7 कंट्रीज। नाउ FATF हैज़ बीन लॉट इन न्यूज़। व्हाई इट हैज़ बीन इन न्यूज़? इसीलिए इट हैज़ बीन इन न्यूज़ क्योंकि जो आपका पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में आ गया है। वापस उसको टाइम दिया गया था कि आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाइए, लेकिन जो भी प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है टू गेट आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट वो फॉलो नहीं कर पाए, जिसके चलते इट इज़ स्टिल इन द ग्रे लिस्ट। नाउ ये पाकिस्तान के पहला बारी नहीं है जो ये ग्रे लिस्ट में आए, इससे पहले भी ये 2012 से लेके 15 तक ग्रे लिस्ट में रह चुका है। ग्रे लिस्ट जो है अपने आप में एक शर्मिंदगी है अगर आप ग्रे लिस्ट में आए, बट चलो नॉट गेटिंग ऑन टू ऑल दिस, बट ग्रे लिस्ट में आने का मतलब ये हो गया कि जैसे अब आपको लोन चाहिए तो आपको दूसरी कंट्री लोन नहीं देगी, आपको वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा, आपको दूसरी कंट्री अगर लोन देगी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगी। तो ये क्यों है? क्योंकि आप ग्रे लिस्ट में है, आपकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो चुकी है। फाइन, तो इज्जत नाम की भी तो कोई चीज़ है ना। तो ग्रे लिस्ट में आने से आपकी जो इज्जत है उसकी धज्जियाँ उड़ती हैं, और दूसरी बात इनकी धज्जियाँ ऑलरेडी पहले 2012 से लेके 15 में ऑलरेडी उड़ चुकी थी, और फिर से जो है ये अभी भी ग्रे लिस्ट में ये है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Hanu the name is wrong, it is Gholwat।
घोलवाद और घोलवद, howsoever you pronounce it. So Dahanu Gholwad Sapota, which has received, not received, ये रिसीव्ड है, द GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट. नाउ हाल ही में जो आपका घोलवद सपोता है, इट वाज अ लॉट इन न्यूज़. अभी ये कुछ दिन पहले की ही न्यूज़ है जब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था. नाउ अगर हम ये जो आपका घोलवद सपोता की बात करें तो ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ये एक चीकू की वेराइटी है. तो इट इज़ अ वेराइटी ऑफ चीकू. अब ये न्यूज़ में इसीलिए है, GI टैग को लेके ये न्यूज़ में नहीं है, ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अब जो है ये अपना जर्नी स्टार्ट करेगा टू यूके, मतलब एक्सपोर्ट होगा ये यूके में. इससे पहले जो आपका अल्फांजो एप्पल्स, सॉरी मैंगोज़ हैं जो आपके रत्नागिरी महाराष्ट्र को बिलोंग करता है, वो उनको भी GI टैग मिला हुआ है जो एक्सपोर्ट होते हैं आपके साउथ अफ्रीका वाले कंट्रीज़ में. सिमिलरली अब ये जो है ये भी एक्सपोर्ट होगा आपके यूके में, यूनाइटेड किंगडम्स में. नाउ ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है? मतलब GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ऑब्वियसली मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया को ही ये बिलोंग करता है क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है, सॉइल है, लोकेशन है, क्लाइमेट है, वो उसको फेवरेबल बनाता है इस तरीके की वैरायटी को उगने के लिए. तो ये जो वैरायटी है ये बिलोंग करती है महाराष्ट्र को. अगर हम बिल्कुल डिटेल में बात करें तो महाराष्ट्र की पलघार डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करता है और ये क्या है? ये एक चीकू है. फाइन. अब ये जो वैरायटी है इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इट हैज़ अ स्वीट एंड अ वेरी यूनिक टेस्ट. चीकू ऑलरेडी मीठा होता है लेकिन आप सोचिए ये इतना यूनिक टेस्ट होता है इसका. आई हैव नेवर हैड दिस, आई डोंट नो आप में से किसी ने खाया है कि नहीं, बट इसका जो एक यूनिक सा टेस्ट है, इसमें एक अलग सी स्वीटनेस है और यूनिक सा टेस्ट है जिसके चलते इट इज़ गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन. अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसलिए क्योंकि जो आपका पलघार डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ की जो सॉइल है इट इज़ हाईली कैल्शियम रिच, इट इज़ हाईली कैल्शियम रिच विच इज़ एप्ट, बिल्कुल एडिक्वेट है या बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कल्टीवेशन के लिए. ठीक, ओके. Another question which has been a lot in news from the past 3-4 days, that is Cyclone Taute. Cyclone Taute, classified as a very severe cyclone storm, has developed in, number 1, is it Bay of Bengal? Number 2, is it the Andaman Sea? Option number C, is it the Arabian Sea? और option number D, it is none of the above. अगर आपको ओशन पूछा जाए so it is the Indian Ocean, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है. अगर आपको पूछा जाए प्रिसाइजली कि कौन सी जगह पे, सो आप याद रखिएगा अरेबियन सी. नाउ जो साइक्लोन ताउते है, सबसे पहले आप याद रखिएगा ये जो नाम है ताउते, ये किसने दी है? ये म्यांमार ने दी है. किसने दी है? म्यांमार के द्वारा ये दिया गया. सो म्यांमार कंट्री के द्वारा ये दिया गया है और इसका मतलब होता है गेको, गेको या गीको. सो अगर हम बर्मीज लैंग्वेज में बात करें, ताउते स्टैंड्स फॉर गीको और गीको क्या है? इट इज़ अ हाईली वोकल लिजर्ट. तो आप इसका फोटो भी देख सकते हैं. एक छोटी सी लिजर्ट है जिसको गेको बुलाते हैं बर्मीज लैंग्वेज में और उसी का ही नाम है ताउते. ठीक है. सो ताउते इज़ अ नेम गिवन बाय द म्यांमार कंट्री. लिस्ट्स बनी होती हैं, ये एक अपने आप में अलग टॉपिक है कि साइक्लोन्स को नाम कैसे मिलते हैं. जैसे साइक्लोन्स है, हरिकेन्स हैं, आपके टाइफून्स हैं, उनको नाम कैसे देते हैं, राइट? वो एक अलग टॉपिक आ गया, बट आप अभी इतना याद रखो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है. सो उसको हम अगर कभी और टाइम होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप इतना याद रखिए जो ताउते है वो आया है आपके अरेबियन सी में. आप देखते होंगे न्यूज़ में केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को भी वार्निंग दिया गया है कि ताउते जब रिट्रीट करेगा तो इट माइट हिट राजस्थान के भी कुछ एरियाज़ को. फाइन. सो ताउते हैज़ बीन लॉट इन न्यूज़ और ये सिवियर साइक्लोन स्ट्रॉम है. मतलब जो इसका स्पीड है ना, ये 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है. जस्ट इमेजिन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब स्ट्रॉम चलेगा, और जब स्ट्रॉम आएगा तो साथ में पानी भी लेकर आएगा. सी में आ रहा है तो ऑब्वियसली पानी लेकर आएगा, तो हवा भी चल रही है, पानी भी है, तो फ्लड की कंडीशंस भी बन जाती हैं. सो
ये सब जो है आपका साइक्लोन के द्वारा ये जो है प्रॉब्लम आई है। नाउ साइक्लोन जनरेशन इन इट सेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक, ये आपका ज्योग्राफी में आता है टॉपिक, सो वी विल नॉट गेट इन टेक्निकलिटीज़ इतना ज़्यादा, बट आप इतना याद रखें कि ये जो साइक्लोन्स हैं अब ये अरेबियन सी में भी हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अनलाइक पहले पहले बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा आते थे, पोस्ट मानसून्स में हम देखते थे कि बे ऑफ बंगाल में आपके साइक्लोन्स आते हैं, बट नाउ अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स आने लगे जो डिपिक्ट करते हैं कि अरेबियन सी जो है उसका पानी गर्म हो रहा है। मतलब द रीजंस कैन बी मैनी, क्लाइमेटिक चेंज सबसे बड़ा रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अनदर रीज़न, तो जिसके चलते अरेबियन सी का पानी भी गर्म हो रहा है, क्योंकि साइक्लोन जनरेशन के लिए आपका जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या उससे ज़्यादा। फाइन, तो ये चीज़ जो है हमको ये चीज़ दर्शाती है। नाउ साइक्लोन्स, अब इसको हम साइक्लोन्स क्यों कहते हैं, हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं कि आपका हरिकेन आया है, ये सब आया है, तो आप याद रखिएगा अलग अलग जगहों पे इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे अगर हम हरिकेन की बात करें तो हरिकेन इनको यूएसए वाली साइड पे बुलाया जाता है, तो कहाँ पे, अटलांटिक ओशन या ईस्ट पैसिफिक के जो रीजन्स हैं वहाँ पे इस तरीके के जो स्टॉर्म्स आते हैं उनको हम हरिकेन बुलाते हैं। जबकि साउथ चाइना सी वाला रीजन, मतलब वेस्ट पैसिफिक वाला रीजन में इनको क्या बुलाता है, टाइफून बुलाया जाता है। ठीक है, सो हरिकेन हो गया आपका यूएसए वाला, मतलब अटलांटिक एंड द ईस्ट पैसिफिक, उधर हरिकेन बुलाया जाता है। अगर आप टाइफून की बात करें तो इनको वेस्ट पैसिफिक या साउथ चाइना सी में बुलाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इनको बुलाया जाता है विल्ली विल्ली, क्या बुलाया जाता है, विल्ली विल्ली। सो ऑस्ट्रेलिया में दे आर नोन एज विल्ली विल्ली। इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन्स कहा जाता है। सो इंडियन ओशन में क्या कहते हैं, इनको साइक्लोन्स कहते हैं, और इंडिया में इनको चक्रवात कहते हैं। ठीक है, सो इंडिया में दे आर नोन एज चक्रवात और इंडियन ओशन में दे आर नोन एज साइक्लोन्स। जापान में इनको टाइफू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफू कहा जाता है। फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज छठ पूजा इज एफिलिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अब है आपका छठ पूजा जो आपकी न्यूज़ में भी था। नाउ छठ पूजा का आप एक चीज़ याद रखिएगा, छठ पूजा इज रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ सन गॉड। तो आपको पूछ सकते हैं कि कौन से डाइटी को ये बिलोंग कर, मतलब कौन से डाइटी की इसमें पूजा होती है। तो इसमें आपका जो वर्शिप है वो आपका सन गॉड का होता है वर्शिप। ठीक है, अब इसको हम उषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उषा, विच इज़ द नेम ऑफ वाइफ ऑफ गॉड सन। और ये हिंदू वैदिक फेस्टिवल है, ये एक बहुत एंशियंट हिंदू वैदिक फेस्टिवल है। 4 दिन का ये फेस्टिवल होता है और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, बिहार, झारखंड एंड यूपी। तो कहाँ कहाँ, बिहार, झारखंड और यूपी में इसको सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। और ये एक हिंदू वैदिक फेस्टिवल है। नाउ छठ पूजा, यू हैव टू रिमेंबर, कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, डाइटी सन को डेडिकेटेड है। नाउ इनमें से क्या आंसर आएगा, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, बिहार। तो ऑब्वियसली इट इज़ बिहार। तो बिहार में इन सब में से कौन सा सूटेबल ऑप्शन है, इट इज़ बिहार। क्वेश्चन नंबर 10, Bonda tribes categorized as PVTG belongs to which state? सबसे पहले PVTG का मतलब क्या होता है, it is particularly vulnerable tribal group. So vulnerable tribal group. सो आप ये याद रखिएगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उनको हम पीवीटीजी कहते हैं। और पीवीटीजी के ऊपर जो भी आपका न्यूज़ आता है इट इज़ इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनको पीवीटीजी बुलाया किसने, पर्टिकुलरली वल्नरेबल का मतलब हो गया ऐसी ट्राइबल ग्रुप्स जिनका बिल्कुल डिस्टिंक्ट जो है आपका कल्चर है। मतलब ऑब्वियसली ट्राइब्स का तो होता ही है, लेकिन ये वो वाले हैं जो अपने आप को बिल्कुल अलग रखते हैं। इनका कपड़े पहनने से लेके इनका कल्चर, इनका डायलेक्ट सब कुछ अलग है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान में ही पीवीटीजी है तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान की ही बात करेंगे, 75 पीवीटीजीज़ हैं। कितनी है, 75 पीवीटीजीज़ हैं। और कौन बोलता है इनको पीवीटीजी, इंडियन गवर्नमेंट बोलती है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, GOI के द्वारा 75 पीवीटीजीज़ जो है वो बनी हुई हैं। अब कौन सी स्टेट में हाईएस्ट नंबर की है, तो आप याद रखिएगा ओडिशा में सबसे ज़्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हमको मिलते हैं 13।
फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश जहाँ पे 12 है, ठीक है। सो फॉलोड बाय आंध्र जहाँ पे 12 है, और उससे भी ऊपर ओडिशा जहाँ पे आपके 13 हैं। अगर हम बोंडा ट्राइब्स की बात करें तो ये किसको बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर 1 इज इट बिहार, ऑप्शन नंबर बी इज इट यूपी, ऑप्शन नंबर सी इट इज़ ओडिशा, और ऑप्शन नंबर डी इज इट झारखंड। तो याद रखिएगा ओडिशा। तो ये बिलोंग करती है आपकी ओडिशा को, एंड इट इज़ बिलीव दैट दे वर द फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर्स। तो इट इज़ बिलीव दैट दे वर द फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर्स इन इंडिया, ठीक है। इसी के साथ याद रखना दे आर ऑल्सो नोन एज रेमो या रीमो। तो इनको रेमो या रीमो भी बुलाया जाता है। और बोंडा ट्राइब्स ऑफ ओडिशा बिलोंगिंग टू द वन ऑफ द 75 PVTGs, एंड दे आर बिलीव टू बी द फर्स्ट फॉरेस्ट सेटलर्स इन इंडिया। Okay, so let's get on to the next question. Question number 11. Gaumata tax to boost the cow-based economy is started by which state? तो हाँ, एक और बोंडा ट्राइब की इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनके, अब देखिए ट्राइबल, अब देखिए आपके सिटी में, आपके रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में कोविड इसलिए इतना ज़्यादा फैला क्योंकि हम लोग यहाँ पे कितना मिलते जुलते हैं, राइट। हम लोग काम पे जाते हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, ये वो सबसे मिल रहे हैं। नाउ ट्राइबल ग्रुप सबसे अलग है, मतलब वो उनका सिविलियंस के साथ या लोकलाइट्स के जो बाहर एरिया के लोकल, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाल ही में 4 जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो इनकी ट्राइब से भी अब आए हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कि कोविड कितना बढ़ गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग रहते हैं। अब जैसे हम लॉकडाउन में क्यों हैं, ताकि हम अलग रहें सबसे, ये तो ऑलरेडी अलग रहते हैं, लेकिन इनकी ट्राइब में भी 4 जो हैं कोविड पॉजिटिव के केसेस देखे गए हैं। इसलिए बोंडा ट्राइब वैसे भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, सो गौ माता टैक्स कौन सी स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश। मैंने ऑप्शंस नहीं रीड किए, बट इट इज स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश। नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट इज अ सेस टैक्स। क्या है ये? सेस टैक्स है। सेस टैक्स क्या होता है? जैसे कभी कभी अगर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जो भी गाड़ियाँ उस रोड से पास करेंगी, आप जैसे पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ सेस टैक्स देना पड़ेगा। मतलब टेम्पररी टैक्स होता है जो किसी काम को बनने के लिए या बनाने के लिए ही वो पैसा लिया जाता है। सिमिलरली जो आपका गांव माता टैक्स है, तो क्या ये परमानेंट टैक्स है? नो, इट इज़ अ सेस टैक्स, मतलब एक टेम्पररी टैक्स है अपने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। और ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एक तो काउ बेस्ड इकोनॉमी, मिल्क, आपका दही वही, इन सबको प्रमोट करने के लिए। दूसरा आपका वेलफेयर ऑफ काउज। तो प्रमोट काउ इकोनॉमी एंड वेलफेयर ऑफ काउज, इन दोनों के लिए जो है ये चीज आई गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोन निवार। सो साइक्लोन निवार originated in which of the following? Option number 1, was it the Arabian Sea? Option number 2, was it the Bay of Bengal? Option number C, was it Andaman Sea? Or D, was it none of the above? First of all, again Indian Ocean में है। consecutively अगर हम ताउते की बात करें तो ये चौथे नंबर पे consecutive ईयर है जब इंडियन ओशन, नॉर्थ इंडियन ओशन, अगर मैं बिल्कुल डिटेल में बात करूँ तो नॉर्थ इंडियन ओशन में हमको साइक्लोन दिखा गया। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो चक्रवात ने जो है हिट किया है हिंदुस्तान को। अगर हम साइक्लोन की बात करें तो ये कौन सी सी में है? सबसे पहले तो इसने तमिलनाडु और पुडुचेरी को हिट किया था, ठीक है। तो इसने तमिलनाडु और पुडुचेरी को हिट किया था, ये लास्ट ईयर की ही बात है। और कौन सी सी है? बे ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में ये आया था। इसके अलावा तमिलनाडु में 2018 में जो आपका साइक्लोन गजा, उसने भी हिट किया था। साइक्लोन गजा 2018 में तमिलनाडु को ऑलरेडी हिट कर चुका था। और उसके बाद आपका साइक्लोन निवार जो कहाँ पे है? तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, तो ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल रहेगा। और साइक्लोन ताउते वो कहाँ पे? अरेबियन सी में है। Okay. Which among the following film has been selected as India's official entry for Oscars in the foreign language film category? तो आप याद रखिएगा कि पहले तो इंडिया की एक ऑफिशियल एंट्री हुई है ऑस्कर्स में, और कौन सी मूवी है जो सिलेक्ट हुई है जिसने एक ऑफिशियल एंट्री दी है ऑस्कर्स में इंडिया को? नंबर 1, इज इट गुलाबो सिताबो? ऑप्शन नंबर बी, इज इट शकुंतला देवी? ऑप्शन नंबर सी, इज इट जल्लीकट्टू? और ऑप्शन नंबर डी, इज इट द स्काई इज पिंक? तो आप याद रखिएगा इट इज जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू के बारे में कुछ बातें याद रखिए, मलयालम लैंग्वेज में है। सो इट इज अ मलयालम लैंग्वेज मूवी। और ये
फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में सिलेक्ट हुई है। अब आपको पेपर में 2 तरीके से पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं ऑस्कर के बारे में या आपको अकेडमी अवार्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो अकेडमी अवार्ड्स को प्यार से ऑस्कर्स कहा जाता है। सो 93rd अकेडमी अवार्ड्स या ऑस्कर्स, तो दोनों ही एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइन, आई होप ये समझ आया हो। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अब पहले तो आप याद रखिए, जम्मू एंड कश्मीर, जब हम हाई कोर्ट की बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आप याद रखना जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वो कॉमन है किसके, इसका 2 यूनियन टेरिटरीज का, जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का। तो चीफ जस्टिस ये जम्मू एंड कश्मीर के सिर्फ नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ बोथ द यूनियन टेरिटरीज, मतलब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर ए, इज इट जस्टिस बिंदल? ऑप्शन नंबर बी, इज इट जस्टिस मित्तल? ऑप्शन नंबर सी, इज इट जस्टिस गीता मित्तल? और ऑप्शन नंबर डी, इट इज जस्टिस एम कुमार। अब आंसर इज जस्टिस मित्तल, या पूरा नाम बोला जाए तो इट इज जस्टिस पंकज मित्तल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इट इज़ आपके जस्टिस पंकज मित्तल जो हैं वो आपके हाल ही में जनवरी 2021 में ही है, इन्होंने टेक ओवर किया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑफ बोथ यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, क्योंकि ये दोनों जो है इसको शेयर करती हैं। अब जस्टिस बिंदल थे इनसे पहले, तो जस्टिस बिंदल वॉज द एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो वो एक्चुअल चीफ जस्टिस नहीं थे, ही वॉज द एक्टिंग चीफ जस्टिस। और उनसे पहले थी आपकी जस्टिस गीता मित्तल। नाउ जस्टिस गीता मित्तल के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। जस्टिस गीता मित्तल वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। सो जस्टिस गीता मित्तल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अब एक और चीज़ याद रखना कि हाल ही में जस्टिस गीता मित्तल जो हैं उनको अवार्ड, शी इज़ गोइंग टू बी अवॉर्डेड, मई 2021 में इनको अवार्ड दिया जाना है एयरलाइन पैचेट ग्लोबल विजन अवार्ड, पैच्ड ग्लोबल विजन अवार्ड। अब ये अवार्ड देता कौन है? ये देता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ विमेन जजेस। तो जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है विमेन जजेस का, वो ये अवार्ड देती हैं। एंड गीता मित्तल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इंडियन जज जिनको ये जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड जो जिनको मिलने वाला है। सो शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इंडियन जज टू रिसीव दिस अवार्ड। कब? मई 2021। ओके, नेक्स्ट, हु इज द सीईओ, इफ नहीं है ऑफ है, ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो हु इज द प्रेजेंट या करंट चीफ आपका जो आपके सीईओ हैं किसके? सीरम इंस्टीट्यूट के। नंबर 1, इज इट डॉक्टर साइरस पूनावाला? ऑप्शन नंबर बी, इज इट अदर पूनावाला? ऑप्शन नंबर सी, इज इट गौतम अदानी? और ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ नताशा पूनावाला। सो याद रखिएगा, अगर हम सीईओ की बात करें सो इट इज़ अदार पूनावाला। नाउ सीरम इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्स एट पुणे में इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, हेडक्वार्टर्स एट पुणे। और ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है आपके कोविड वैक्सीन को लेके। अभी हाल ही में अदार पूनावाला जो है वो इंडिया से चले गए थे, उस चीज़ को लेके सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी और बहुत ज़्यादा जो वैक्सीन वगैरह थी और जो सैम्पल्स वगैरह थे वो जल गए थे, उस चीज़ को लेके। सो सीरम इंस्टीट्यूट हैज़ बीन लॉट इन न्यूज़। सो पॉइंट टू रिमेंबर इज इनके सीईओ कौन है, क्योंकि सीईओ जो थे वो हाल ही में न्यूज़ में थे। एंड हेडक्वार्टर्स एट पुणे। फाइन, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, विच डिजिटल प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन? तो वैक्सीन्स लग रही हैं, पहले आपके 60 अबव, फिर 45 to 60 अबव, अब 18 अबव को लग रही है। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने आधार या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ देके? ऑप्शन नंबर 1, इज इट कोविड-19? ऑप्शन नंबर बी, इज इट कोविन?
ऑप्शन नंबर सी इज इट को रिलीफ और ऑप्शन नंबर डी इट इज़ को फाइट। तो याद रखिएगा इट इज़ कोविन। सो कोविन जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। आई होप आप सब ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, बिकॉज आई एम श्योर जो भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं वो सब 18 के तो ऊपर है ही हैं, तो उन सब ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। जिन्होंने नहीं करवाया प्लीज़ डू इट। Okay, so question number 17. Question number 17 is what is India's rank in Human Development Index? सबसे पहले Human Development Index किसके द्वारा आता है? UNDP के द्वारा आता है। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क। सो UNDP के द्वारा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। और इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक इज़ वेरी निराशाजनक। इट इज़ 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। सो इंडिया का रैंक इज़ 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। अब टॉप नंबर पे कौन है? देखो टॉप नंबर पे कभी भी तुक्का मारना होगा तो आप याद रखिएगा इट इज़ नॉर्वे। तो नॉर्वे जो आपके ये जो नॉर्डिक और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है वही ज़्यादातर आपकी इन चीज़ों में आगे होती हैं। सो नॉर्वे नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है आपका आयरलैंड। नंबर 3 पे है आपका स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, सो नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड ये आपके 1 2 3 और इंडिया इज 131 है आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? आउट ऑफ योर 189 countries. Next is which country gave Legion of Merit to Prime Minister of India? Who is the Prime Minister of India? Obviously Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो कौन से कंट्री ने अभी हाल ही में अपना एक प्रेस्टिजियस जो एक मिलिट्री अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया था? इज इट फ्रांस, इज इट जर्मनी, इज इट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इट इज़ यूके? सो याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जो लीगन ऑफ मेरिट है वो दिया गया था नरेंद्र मोदी को। अब सिर्फ इनको अकेले नहीं दिया गया था, इनको 3 प्राइम मिनिस्टर्स थे जिनको ये अवार्ड दिया गया था। एक तो हमारे हिंदुस्तान के आगे, एक आपके आगे जापान के और एक आगे आपके ऑस्ट्रेलिया के। इंडिया से नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया से आपका स्कॉट मॉरिसन, ये भी आप नाम लिख लीजिए। आपको ये भी आ सकता है हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड, तो A B C और D होगा ऑल ऑफ द अबव। तो अगर ऊपर के 3 ऑप्शन ये होंगे तो आपको ऑल ऑफ द अबव मार्क करना है। सो ऑस्ट्रेलिया में से इट इज स्कॉट मॉरिसन, इंडिया में से नरेंद्र मोदी और जापान में से शिंजो आबे। कौन? शिंजो आबे। शिंजो आबे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम क्योंकि हाल ही में 26 जनवरी 2021 में शिंजो आबे को पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, सो पद्म विभूषण जो है शिंजो आबे को हाल ही में दिया गया है। अगर हम पद्म अवार्ड्स की बात करें तो इस बारी कितने पद्म अवार्ड्स मिले? 119 पद्म अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें से 7 जो है वो पद्म विभूषण है, 10 जो है वो पद्म भूषण है और 102 हैं जो आपके पद्म श्री हैं। सो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 10 लोगों को मिला है और पद्म श्री 102 लोगों को मिला है। यू नीड नॉट टू रिमेंबर अबाउट पद्म श्री, पद्म विभूषण के भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पद्म विभूषण जो है 7 लोगों के नाम याद रखने के इंपॉर्टेंट है। किनको मिला है एंड कौन से क्षेत्र में मिला है, किस कैटेगरी में, किस काम के लिए मिला है, वो भी आप याद रख सकते हैं। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर व्हाट डिड वी डू? We did 18. Okay, so question number 19. Okay, so question number 19 is where are the headquarters or where is the headquarters of UNESCO? So UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Where are the headquarters? The headquarters are at Paris. तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर्स है। अब आप ये मत सोचना कि ये मैम ने कितना लल्लू सा क्वेश्चन दे दिया है, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ पूछने वाला। यूनेस्को इसीलिए है क्योंकि हाल ही में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। न्यूज़ में क्यों चल रहा है? क्योंकि इंडिया के जो 6 साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उनको किस में डाला गया है? वो टेंटेटिव लिस्ट में आ गई हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के अंदर, वो टेंटेटिव लिस्ट में आ गई हैं। सो इंडिया की 6 ऐसे जगहें हैं
अब क्या होता है, अब सब कंट्रीज़ अपने अपने भेजती हैं रिकमेंडेशंस की ये हमारी जगह आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए, तो इंडिया ने 9 भेजी थी। कितनी भेजी थी? 9 भेजी थी। 9 में से 6 ने टेंटेटिव लिस्ट में एंट्री मारी है। नाउ रिमेंबर टेंटेटिव, क्या ये बन चुकी है यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स, मतलब प्रोग्राम में आ चुकी है? नहीं, अभी नहीं आई हैं। 6 शॉर्टलिस्ट की गई हैं। अब उसमें से कितनी आती हैं, कितनी नहीं आएंगी, या 6 की 6 आएंगी, या 6 में से एक भी नहीं आएंगी, उसके लिए भी स्टिल हैव टू वेट। और ये जो 6 हैं इनके बारे में मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगी, सो यू नीड नॉट टू वरी। अभी आप इतना याद रखें, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स आर एट पेरिस। कहाँ पे है? पेरिस में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वे आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 इज इट जेनेवा, ऑप्शन नंबर B इज इट पेरिस, ऑप्शन नंबर C इज इट बर्लिन, और ऑप्शन नंबर D इट इज रोम। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स इज एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट बीन इन न्यूज़ ऑब्वियसली ड्यू टू योर COVID-19, तो इसीलिए WHO का हेडक्वार्टर भी मैं आपको आई थिंक 1-2 बारी तो कवर करवाई चुकी हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्दी आएगा। आई हैव ट्राइड कि इसमें जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी मैं कुछ कुछ बता दूँ, एंड या दैट्स इट। सो गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू with another lecture very soon. Thank you.